हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की एक बुक सीरीज जिसका नाम है आर.एस. शर्मा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि भाई बुक सीरीज कब आने वाली है। तो आपके लिए स्पेशली ये स्टार्ट किया जा रहा है जहां पर मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस कराने वाली हूँ कंप्लीट आर.एस. शर्मा। ओके, अगर मैं इस स्पेसिफिक बुक की बात करूं तो ये 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है। तो एक तरह से आपका एक एनसीईआरटी ही यहाँ पर कवर हो रहा है। अब इसे करने से पहले थोड़ा सा हम इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या हमें बेनिफिट होने वाले हैं। तो चाहे आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देने वाले हैं, इस बुक का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है वो हम थोड़ा सा जान लें ताकि आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बेसिकली ये एक एनसीईआरटी बुक है और आप सभी सुनते हैं जब भी हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो सब टीचर्स यही आपको गाइड करते होंगे कि एनसीईआरटी बुक पढ़िए। तो एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में। जैसे एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, काफी सारे बच्चे की भाई जब हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं फिर हम एनसीईआरटी को क्यों स्टडी कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उन बुक्स को क्यों नहीं पढ़ सकते। दूसरा कि एनसीईआरटी में क्या पढ़े, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 बार 4 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें क्वेश्चंस उससे नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा ये कि जब उनसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो उसको अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में नहीं है। उसका रीजन है कि वो एक्चुअली समझ नहीं पाए कि इस एनसीईआरटी से हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओल्ड और न्यू। काफी लंबे समय से डिबेट चला आ रहा है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और कुछ बच्चों ने तो दोनों एनसीईआरटी खरीद के रख ली है कि हम दोनों पढ़ डालेंगे और दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा हम इस पर 2 मिनट समय देंगे और फिर बढ़ेंगे हम आगे हमारे आर.एस. शर्मा बुक पर। तो सबसे पहले एनसीईआरटी हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, बेसिकली आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बनने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और आपका काम क्या होगा, एक तरह से पॉलिसी मेकिंग आपका काम है। आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना है और पॉलिसी मेकिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कंसेप्ट अच्छे हैं चीजों को लेकर, चाहे हम बात करें हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, अगर आपकी इन सारी चीजों पर समझ अच्छी है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। अब बात आती है कि भाई हमारा कंसेप्ट हम क्लियर करने के लिए इन बुक्स को क्यों पढ़े। कंसेप्ट क्लियर करना है तो डायरेक्ट हम जाते हैं हमारे कॉलेज की बुक्स पे, डायरेक्ट हम मूव करते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज के बुक पर, है ना, जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। तो बिल्कुल आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम ट्रेंड क्या देखते हैं कि 10th क्लास के बाद हमें हमारे करियर का बहुत एक तरह से बोल सकते हैं बहुत फिक्र होने लगती है। और ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इससे हमें कौन सी जॉब मिलने वाली है। ओके, तो वहां पर हम थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपने 10th के बाद 11th क्लास में, 12th क्लास में ये बेसिक्स अपने क्लियर नहीं किए। ओके, तो जब आपके वो बेसिक क्लियर नहीं है और डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मूव करते हैं, आपको बेसिक्स पता ही नहीं है, तो वो जो चीजें हैं वो आपकी मिस होंगी कहां पर, जब आप एग्जाम में बैठेंगे। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको चीजें परेशान करेंगे आगे आने वाले समय में। तो सिर्फ एनसीईआरटी का पर्पस यही है कि आपके बेसिक्स क्लियर करने, और बेसिक क्लियर करने के लिए आपको किधर जाना है, स्कूल बुक्स पर जाना है। ठीक है, तो वही हम पढ़ते हैं 6 से लेके 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हमको बेसिक क्लियर करने हैं तो हम स्टेट बोर्ड की बुक क्यों नहीं पढ़ सकते, तमिलनाडु बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो देखिए, एनसीईआरटी इसलिए हम प्रेफरेंस करते हैं पैन इंडिया लेवल पर, ऑथेंटिक बुक है, एक्सेप्टेड बुक है, तो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पर रखते हुए चलते हैं। तो एनसीईआरटी आपको कहां से कहां तक पढ़नी है, और पढ़नी भी है ये नहीं पढ़नी है, या ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। आपके बेसिक्स क्लियर है अगर, तो आपको जरूरत नहीं है। आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हैं और 11th 12th के नहीं समझ आ रहे हैं तो आप उसको डेफिनेटली कवर करिए। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़े हम एनसीईआरटी में। देखिए, हमें एनसीईआरटी रीडिंग नहीं मारना है। एक्चुअली अगर आप ठीक से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ ले, अगर ठीक से पढ़ ले, ठीक से का मतलब क्या है कि एक तो होता है हम डायरेक्ट रीडिंग मार रहे हैं लाइन टू लाइन, उसको हमने रट डाला। एक होता है बिटवीन द लाइंस,
जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें वो समझ विकसित करनी है कि इन लाइंस के बीच में हमारा ये कंसेप्ट है, इसको हमें निकालना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें दिखाई देते हैं एनसीईआरटी में, वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं जिन पर हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना होता है, जिन पर बुक में नहीं है, थोड़ा हमें अलग से जाके रिसर्च करना होता है। और जो भी आप एनसीईआरटी के नोट्स या मटेरियल बनाते हैं उसमें उसको ऐड ऑन कर लीजिए। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका होगा। लेकिन अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई ये स्पेसिफिक चीज पर हमें फोकस करना है? तो इसके लिए आप जाइए सिलेबस। ओके, तो जो आपका यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस का सिलेबस है, आप उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको समझ पाए कि क्या कर पढ़ना है हमें यहाँ पर। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे अच्छा गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता कि हमें पढ़ना क्या है। तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इसमें से क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आप प्लीज क्वेश्चन देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो टर्म्स आपके दिमाग में है और आप इजीली उन्हीं पॉइंट्स पर जाके हिट करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। देखिए, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में से पढ़ना क्या है, दोनों में बेसिकली आपको डिफरेंस जानना होगा कि डिफरेंस क्या है। अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूं तो यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे एग्जाम के लिए अच्छा हो जाता है, डेप्थ में चीजें बताई गई हैं, डिटेल से बताई गई हैं। उसके ऑपोजिट अगर हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्प फॉर्म में चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। दूसरा ये कि ओल्ड एनसीईआरटी जब आपको पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है, यानी ओल्ड एनसीईआरटी बेसिकली कंसेप्ट बेस्ड बुक है और न्यू एनसीईआरटी थीम बेस्ड बुक है। ओके, तो स्पेसिफिक जो हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोशिश करिए कि आप ओल्ड एनसीईआरटी ही कवर कर ले, अच्छे से पढ़ें। हिडन लाइन वाला जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बस इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम ये अपना बुक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और मैं जो भी आपको आगे चैप्टर कराने वाली हूँ ये सारे चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। तो आप क्लास के साथ साथ ही इन चीजों को लेकर चलेंगे और जब भी हम कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे मेरी कोशिश रहेगी कि उससे प्रीलिम्स में या मेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि पढ़ना नहीं है, एग्जाम में परफॉर्मेंस भी देना है ना, खाली पढ़ना नहीं है। तो हमें परफॉर्मेंस भी देना, तो थोड़ा साथ के साथ खुद को जांचना भी होगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हिस्ट्री नाम सुनते ही दिमाग में आता है डेटा, है ना, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इवन मेरा बैकग्राउंड भी टेक्निकली है और जब हिस्ट्री का नाम सुनती थी तो लगता था अरे मतलब डेट्स कैसे याद करेंगे, टाइमलाइंस कैसे याद करेंगे, क्या है ये कैलेंडर का इशू। तो हिस्ट्री पर जाने से पहले हमें हमारे बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। बेसिक में हमें क्या जानना है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे टाइमलाइन। देखिए, टाइमलाइन की अगर आपको क्लैरिटी है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे चेंजेस, जो क्रोनोलॉजी है हिस्ट्री की उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक दूसरी चीज है जिसे आप बोलते हैं शताब्दी या फिर सेंचुरी, है ना, 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था चल किधर रहे, 19 से पहले वाला या 19 के बाद वाला। तो ये बेसिक्स जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कालक्रम की या फिर टाइमलाइन की। ओके, यहाँ पर हमें दो कैलेंडर्स पर मैं डिस्कशन बेसिकली कराने वाली हूँ, एक जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा जिसको हम शक संवत या फिर शक कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसको आप इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपका शक संवत है इसको आप हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। ओके, अब डिफरेंस क्या है और हमारे लिए अभी काम का कौन सा है? तो देखिए, जो अभी आप टाइम देख रहे हैं, मतलब अभी ये जो साल चल रहा है ये कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2023 का क्या मतलब है कि अभी तक केवल 2023 साल ही हुए हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो क्या अब तक केवल 2023 साल ही हुए हैं? नहीं, आपने पढ़ा है, अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमें 4000 साल, 2 लाख साल पहले हमारी एंशिएंट हिस्ट्री दिखाई देती है। इवन अर्थ का इवोल्यूशन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि ये एक टाइम है, एक डेटा आपको बता रहा है 2023, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं तक है।
इसके बैकग्राउंड में कुछ चीजें हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर की बात करें, इसमें बेसिकली हमें जनवरी टू दिसंबर ये हमें टोटल 12 महीने दिखाई देते हैं। तो जनवरी से दिसंबर हर साल हमें ये 12 महीने दिखाई दे रहे हैं। अभी चल रहा है 2023। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर का क्या कंसेप्ट है? ये बेसिकली ये मानता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जो ईसा मसीह थे, उनका बर्थ जब से हुआ है तब से ये कैलेंडर इश्यू हुआ है, और उसके बाद का जितना भी समय है वो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला पूरा का पूरा समय, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 400 साल, फिर 500 साल, 2000 साल और 2023 फिलहाल हमारा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें बहुत सारे हमें दिखाई देता है क्रिश्चियन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन जो इसका फाइनल वर्जन हमें दिखाई देता है उसमें किसका रोल था? पोप ग्रेगोरियन का। इस वजह से इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ गया। ओके, समझ में आया? अब ये जो कैलेंडर है ये किस तरह से कैलकुलेट करता है? तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला जितना भी समय है, ओके, इसको यहाँ पे 0 मान रहा है और इसके बाद के पूरे समय को ये दिखा रहा है किससे? तो इस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जितना भी समय है उसको ये दिखाता है किससे? क्रिश्चियन एरा, सीई कहा जाता है। ओके, क्रिश्चियन एरा या क्राइस्ट एरा या सीई से इसे डिनोट किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी के? ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे ईस्वी कहा जाता है। ईस्वी का मतलब क्या हो गया? ईशा के बाद वाला समय, आप इसको ईस्वी से इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा 0 के बाद वाला जो समय है, इसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, एडी भी यूज किया जाता है। एडी जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है जो इंडिकेट करता है क्राइस्ट के बाद वाला समय, यानी ईशा की शुरुआत वाला समय, उसको एनो डोमिनी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो अब जब भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्रोनोलॉजी बताऊंगी और जब भी मैं वहां पर बोलूंगी ईस्वी या फिर मैं बोलूंगी सीई या फिर हम बोलेंगे एडी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 0 जो क्राइस्ट है उनके बाद वाला जो समय है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला 200 एडी या फिर 200 ईस्वी बोला, आप तुरंत समझ जाएंगे कि 0 के बाद 200 साल, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो, तो अब क्राइस्ट के पहले वाला समय क्या था? तो ईशा के पहले वाले समय को क्या कहा गया? BCE कहा गया, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। और क्योंकि ये ईशा के पहले वाला समय था तो इसे हिंदी में क्या बोला गया? ईशा पूर्व। ईशा के पहले वाला समय, ईशा पूर्व से इसको इंडिकेट किया गया। ओके, तो यहां तक आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो समय है इसे हमने 0 माना। ओके, तो 0 के आगे 1 2 3 4 आप आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन 0 तक पहुंचने के लिए आप बड़े से छोटे क्रम की तरफ आ रहे होंगे। तो यहां पर आपको दिखाई देता है 1 साल, 2 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम ईशा पूर्व की बात करेंगे, जब भी हम BCE की बात करेंगे, तो BCE का जो डेटा है बढ़ते हुए डेटा घटता दिखाई देता है। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि आप चलेंगे, मैं बोलूंगी 500 BC, 500 BC, तो 500 BC का मतलब है कि वो समय जो है वो पुराना है, और अगर मैं बोल रही हूँ 400 BC तो वो समय पहले का है। मतलब समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जो नंबर से ये घटते हुए दिखाई दे रहा है उसका रीजन भी आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? सभी की समझ में आ गया? तो बस ये थोड़ा सा टर्म याद रखना है। जैसे ही अभी मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ क्रोनोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तुरंत के तुरंत ये टर्म्स आएंगे। BC तो आप समझ जाना 0 के पहले वाली बात की जा रही है, AD 0 के बाद वाली बात की जा रही है। ओके, कैलकुलेट कर पाएंगे ना आप लोग? ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 400 BC और अगर मैं बोल रही हूँ 400 AD के बीच में ये समय था, तो आप समझ जाएंगे 0 के 400 साल पहले और 0 के 400 साल बाद, यानी ये कहानी कितने साल की है? 800 साल की है। आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? चलो, अब आ जाते हैं दूसरे कैलेंडर पर जिसकी मैंने बात की है, शक कैलेंडर। बेसिकली जो शक कैलेंडर है इसको हम हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं, और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हमें पता लगता है 78 AD जो है, यहां से इस कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है।
ये हमारा नेशनल कैलेंडर भी है। और इस कैलेंडर की अगर हम मंथ की बात करें तो आपने ज़्यादातर जो इंडियन फैमिलीज है वहाँ पर ये महीने के नाम भी सुने होंगे। कई बार घर में मम्मी लोग बोलती हैं चैत्र आ गया, वैसाख आ गया, ज्येष्ठ आ गया, आषाढ़ आ गया। तो ये बेसिकली जो है आपका शक कैलेंडर के मंथ होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गया। लेकिन इंडिया में केवल शक कैलेंडर नहीं, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो मोर देन 15 कैलेंडर्स हमें दिखाई देते हैं। और जनरली ये जो कैलेंडर्स हैं ये किसी किंग के द्वारा ही इशू किए जाते थे। वो अपने टाइम पीरियड में उनका कोरोनेशन हो या कुछ उन्होंने स्पेसिफिक ऐसा कुछ किया हो, उस अवसर पर वो संवत चला देते थे, वो कैलेंडर इशू कर देते थे, क्योंकि कोई ना कोई टाइम का एक मानदंड मानना था उन्हें। ठीक है, तो इंडिया में मोर देन 15 कैलेंडर है, लेकिन जो हमने एक्सेप्ट किया वो क्या है, शक संवत है। इसके अलावा हमें दिखाई देता है विक्रमादित्य कैलेंडर, जो थोड़े से फेमस है, उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। 57 बीसी में हमें दिखाई देता है विक्रमादित्य कैलेंडर। 57 बीसी का क्या मतलब हो गया कि जो हमारा जहां से ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है इसके भी 57 एडी यानी 57 ईयर्स अगो हमें दिखाई देता है विक्रमादित्य कैलेंडर। ठीक है, इसके 78 साल बाद क्रिश्चियन जो कैलेंडर है इसके 78 साल बाद आपको संवत दिखाई देता है। और उसके भी कब 319 एडी में लगभग 319 साल बाद हमें एक कैलेंडर दिखाई देता है जिसका नाम क्या हो जाता है, इसको आप बोलते हैं जो गुप्ताज जो थे उनके द्वारा ये स्टार्ट कराया गया था। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट की बात करूं, हमारे इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट की बात करूं, तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, इस वजह से जब हम पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारा पूरा का पूरा भारतीय इतिहास इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन कैलेंडर्स को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे आपका शक संवत हो गया या फिर आपका विक्रमादित्य हो गया या फिर गुप्त संवत हो गया, इनको आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, हम इसके चारों चीजें लेकर चलेंगे। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सेंचुरी वाला टर्म। बेसिकली सेंचुरी क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम एक पूरी टाइमलाइन को इंडिकेट करेंगे, एक स्पेसिफिक ईयर की बात नहीं करेंगे, शताब्दी, सेंचुरी, 100 साल की अगर हम बात करेंगे कि इस सेंचुरी में ये इवेंट होना चालू हुआ था, स्पेसिफिक उसका कोई ईयर नहीं है तो हम उसको सेंचुरी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो सेंचुरी को थोड़ा सा जानना जरूरी है जब भी किसी सेंचुरी की बात हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोल रहा है 5th सेंचुरी में 5वीं शताब्दी, अब कौन सी शताब्दी ये भी ध्यान रखना है। 5th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है, यानी क्राइस्ट के पहले वाले टाइम की बात कर रहा है, या फिर 5th सेंचुरी एडी की बात कर रहा है, क्राइस्ट के बाद वाले समय की बात कर रहा है, ये आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल सेंचुरी का क्या मतलब होता है, 5th सेंचुरी का सीधा सा मतलब है कि जहां से 5वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, यानी कि 400 के बाद से लेके 401 से 500 तक का पूरा समय, इसको हम क्या बोलेंगे, 5th सेंचुरी। अगर आपको और इजी वे में समझना है, जैसे 15th सेंचुरी बोला तो आप डायरेक्ट लिखो क्या, 1500 लास्ट में। ओके, और इसके पहले क्या लिख दो आप, 1401। तो 1401 से 1500 के बीच का ये जो 100 साल है इसको आप क्या बोलेंगे, 15th सेंचुरी। ओके, आपसे बोला जा रहा है 18th सेंचुरी में ये घटना हुई, तो 18th सेंचुरी सिंपल सा है, 1800, 1701, यहां से लेके यहां तक का जो टाइमलाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, 18th सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको क्या बात कर रहा है, 15वीं शताब्दी ईशा पूर्व या 15वीं शताब्दी ईस्वी, ये आपको देखना होगा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा, एनो डोमिनी या सीई क्राइस्ट एरा, यानी कि क्रिश्चियनिटी के बाद वाला समय। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें सेंचुरी की, तो जब भी जिस सेंचुरी की बात करेगा उसका पूरा नंबर लेंगे और उससे 100 साल तक कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उन डाउट्स पर हम डिस्कशन कर सके। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं। हमें वैसे तो आर एस शर्मा ही डिस्कस करना है, लेकिन आर एस शर्मा एक हिस्ट्री का एक स्पेसिफिक पोर्शन हम हाईलाइट कर रहे हैं जिसको आप एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर मैं कंप्लीट हिस्ट्री की बात करूं, इतिहास मतलब पूर्व में कोई ऐसी घटना जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है,
अलग अलग एविडेंसेस से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, लिटरेरी सोर्सेस से, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। मतलब इतिहास वही है ना जो पूर्व में घटना हुई लेकिन उस घटना के बारे में आपको पता लगा है, नहीं पता लगा तो वो इतिहास है ही नहीं। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पूरा का पूरा जो इतिहास है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जिसे आप बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकेंड वन जिसे हम बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री। मतलब हम इंडियन हिस्ट्री को तो पढ़ते ही हैं, एक बहुत सुंदर सा इतिहास किसका है, विश्व का इतिहास है। ठीक है, कभी मौका मिला तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री जहां पर आप यूरोप कॉन्टिनेंट में होने वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, कल्चर है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका अमेरिकी कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। तो ये सारी चीजें हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर होती हैं, जहां पर हम पूरे विश्व के इतिहास को, क्या घटना चल रही है उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, फिलहाल हमें थोड़ा सा चीजों को इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो ये तो मैंने पूरे विश्व की बात करी, पूरे वर्ल्ड की बात करी। वर्ल्ड का ही कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, जिसका एक देश है इंडिया। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, हमारा जो प्यारा देश भारत है, इसके इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो हम पूरे के पूरे इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सभी बच्चों को पता होगा। फर्स्ट वन जिसे आप बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, या फिर इसे कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट वन जिसे आप बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन जिसे आप बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब भारत का ही सारा इतिहास है, फिर ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से हमने इसको स्पेसिफिक नाम दिया। मतलब इतिहास ही है भारत का, तो प्राचीन से मध्यकाल क्यों बोला गया और मध्यकाल से आधुनिक काल क्यों बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, इसमें सबसे पहले काम किसने चालू किया था। कॉलोनियल एरा में काम चालू हुआ था, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इस पर काम करना चालू किया था। और डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री कौन लिख रहा है इस पर डिपेंड कर रहा, ज्यादा होता है कि आपकी हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन हाईलाइट होने वाला है। ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस काफी कुछ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे, ताकि थोड़ा सा इंडियंस को इंफीरियर हम फील करा सके। तो जब उन्हें इंडिया का इतिहास पता लगा, भारत का इतिहास पता लगा कि भाई भारत का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम तरह का है। मतलब जो विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता थी, जिसे आप बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, उसके पैरेलल इंडिया में चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये एक ब्रिटिशर्स के लिए बहुत शॉकिंग था। तो उन्होंने अपने हिसाब से पूरे इतिहास को लिखा, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे कॉलोनियल एरा में। और उन्होंने इस हिस्ट्री को लिखते हुए जो भारत का इतिहास है इन्हें 3 कालों में डिवाइड करा, लेकिन वो काल ऐसे नहीं दिखते थे। उसे उन्होंने नाम दिया कैसा, हिंदू काल कहा, दूसरा उन्होंने कहा इस मुस्लिम काल कहा, तीसरी उन्होंने संज्ञा दी किसकी, ब्रिटिश काल की, या फिर जिसको आप आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इसे किस बेसिस पर डिवाइड किया था, हम इसको तो नहीं मानते, हम इस नाम को नहीं मानते हैं, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, हम इस नाम को नहीं मानते हैं। हमने इसकी जगह क्या एक्सेप्ट किया है, जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो राष्ट्रीय इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको रिप्लेस किया और इसकी जगह पर क्या यूज किया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम इस नाम को नहीं मानते हैं, लेकिन जो इन्होंने टाइमलाइन दिया ना, वो हमने सेम रखा है। ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कहा हिंदू काल कब से कब तक माना जाता है। तो जो आपका प्राचीन काल है वहां से लेके 7th सेंचुरी एडी तक का जो समय है, इसे उन्होंने हिंदू काल कहा। अब 7th सेंचुरी एडी आप समझ जाएंगे ना क्या हो गया आपका। 7th सेंचुरी का मतलब हो गया इधर है 700 और इधर चालू हो गया 601 और ये ईस्वी हो गया एडी, यहाँ इसको बोला 7th सेंचुरी एडी। ओके, तो ब्रिटिशर्स का कहना था कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में हमें दिखाई देता है कि भारत में पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। ओके, पहले मुस्लिम इन्वेडर आए थे मोहम्मद बिन कासिम, सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो पैनिक नहीं होना है, सबके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हमें 712 एडी में दिखाई दे रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इसके पहले भारत का जितना भी इतिहास है इसको हम हिंदू काल कहेंगे, क्योंकि भारत में हिंदुओं का शासन हुआ करता था। ओके, अब इसे इंडियन हिस्टोरियन ने कैसे काटा,
उनका कहना था कि नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं हिंदू काल, ये हिंदू काल नहीं है, ये प्राचीन इतिहास है भारत का, क्योंकि अगर ये हिंदू काल होता तो भाई बुद्धिज्म कहाँ गया, अगर ये हिंदू काल होता तो जैनिज्म कहाँ गया। लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है इस एंशियंट टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म का ओरिजिन, उसका प्रचार प्रसार, उसका फैलाव मौर्यन टाइम पीरियड में बिल्कुल पीक पर था, और आगे चलकर बुद्धिज्म का एक्सपांशन ना केवल इंडिया पे बल्कि हमें दिखाई देता है साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वेस्टर्न एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया से मूव करके जाता है सिल्क रूट से होते हुए। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्लियरली हिंदू काल को किस में कन्वर्ट किया, प्राचीन काल में, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, ये बौद्ध और जैन जो है इस समय ये धर्म भी एग्जिस्ट करते थे। फिर क्वेश्चन ये उठा कि अगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये सारी चीजें इस समय एग्जिस्टेंस में थी, तो फिर आपने यहां पर कैसे इसको बोला कि प्राचीन इतिहास से मध्यकाल चालू हुआ। इंडियन हिस्टोरियंस का कहना था कि ये जो चेंज है ना, ये हमने किस बेसिस पे दिखाया कि इंडिया की जो पॉलिटिकल यूनिट थी, आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगी मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा एम्पायर हमें दोबारा कभी नहीं दिखाई देता है। पूरे मिडिवल में भी आप चले जाओ, मुगल्स भी रूल करते हैं, औरंगजेब भी दक्षिण की तरफ अभियान चलाता है, लेकिन कुछ ही समय में उसके हाथ से वो क्षेत्र निकल जाते हैं। लेकिन अशोका के टाइम पीरियड में आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर दिखाई देता है। अगर हम सुदूर दक्षिण वाला रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोड़ दे तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स मौर्यंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल यूनिट थी ना, उस पॉलिटिकल जो एक यूनिट दिखाई देती है बड़े लेवल पर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, इस बेसिस पर हमने इसको एंशिएंट हिस्ट्री कहा। और मिडिवल में इसलिए इसको लेकर गए कि आफ्टर 7th सेंचुरी एडी ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि मुस्लिम इन्वेजन हुआ, इंडियन हिस्टोरियंस कह रहे हैं नहीं नहीं, आफ्टर 7th सेंचुरी एडी मिडिवल हिस्ट्री इस तरह से चालू हुआ कि भारत में ये जो एक पॉलिटिकल यूनिट बड़े लेवल पर दिखाई दे रही थी, ये अब स्प्लिट हो जाएगी और भारत में हमें छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट दिखाई देंगे। जब हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री आगे आने वाली क्लास में, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से 7th सेंचुरी एडी में पूरा का पूरा जो नदर्न इंडिया है, यहाँ पर हमें छोटे छोटे राजपूताना स्टेट दिखाई देते हैं। पूरा का पूरा जो सदर्न इंडिया है वहां पर हमें दिखाई देता है चालुक्याज हो गए, पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट हो गए, मतलब छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट दिखाई देते हैं। इसके बेसिस पे यहां से मिडिवल हिस्ट्री बोला है इंडियन हिस्टोरियंस ने। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मुस्लिम काल से ब्रिटिश काल की तरफ। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि भाई आफ्टर 7th सेंचुरी एडी से लेकर लगभग 17th सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड था उसको तो हमने मिडिवल कहा, लेकिन आफ्टर 17th सेंचुरी एडी या आफ्टर 18th सेंचुरी एडी जो टाइम पीरियड चालू हुआ, इसको हमने बोल दिया मॉडर्न हिस्ट्री या ब्रिटिश काल इसे कहा गया। उन्होंने उसका रीजन दिया, क्या रीजन दिया, आप सभी को पता है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब की डेथ के बाद से जो पूरा का पूरा मुगल एम्पायर था वो एकदम से कोलैप्स किया। जो मुगल का एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ और छोटे छोटे हमें राजा महाराजा के क्षेत्र दिखाई दिए, और उस समय ब्रिटिश जो है उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता गया। वन बाय वन उन्होंने इंडिया के रीजन्स को कैप्चर किया, और उनका कहना है कि यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक भारत का इतिहास चालू हुआ। तो ये हमने एक्सेप्ट किया, टाइमलाइन हमने एक्सेप्ट किया इंडियन हिस्टोरियंस ने, लेकिन उन्होंने रीजन दूसरा बताया। इन्होंने बोला नहीं नहीं, मुगल्स का कोलैप्स होना और ब्रिटिश का रूल करना मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत नहीं है, बल्कि यहां पर हमें दिखाई दिया कि जब ब्रिटिशर्स या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आ रही थी ट्रेड के लिए, ओके, तो उसके साथ साथ यूरोपियन जो फिलॉसफी इंडिया में आ रही थी, और उसके बाद से हमें कुछ चीजें ऐसे पता लगी। हमने बाहर की काफी सारी जो बुक्स थी भारतीय लोगों ने पढ़ा, उनको समझ में आया कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे समाज में क्या बोलते हैं, पर्दा प्रथा चल रहा था, सती प्रथा चल रहा था, छुआछूत चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न फिलॉसफी आई उससे जो एक मॉडर्न टेस्ट मिला इंडियन सोसाइटी को, और जो चेंजेस हुए उसके बेसिस पे हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला, मॉडर्न हिस्ट्री बोला। ओके, तो पूरा का पूरा जो हमारा इतिहास है, पूरी की पूरी जो हमारी हिस्ट्री है, बेसिकली इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या डिवाइड करा था, उसके पीछे उनका एजेंडा क्या था,
हमें इंफीरियर फील कराना, अपने आप को सुपीरियर फील कराना। रीजन उन्होंने इलॉजिकल टाइप के दिए थे, लेकिन जो उनका टाइमलाइन था वो हमने एक्सेप्ट किया। इनिशियल स्टेज से 7th सेंचुरी एडी तक हमने बोला एंशिएंट हिस्ट्री, 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी एडी तक हमने बोला मिडिवल हिस्ट्री, और आफ्टर 18 से प्रेजेंट डे हम क्या करें, मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन हिस्टोरियंस ने चेंज क्या बोला कि ये वो टाइम पीरियड है जो एक बड़े पॉलिटिकल यूनिट से इंडिया छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है। ये वो टाइम पीरियड है जो वेस्टर्न फिलॉसफी इंडिया में आएगी और हमें एक मॉडर्न टच दिखाई देगा। आई होप आप चीजें समझ पा रहे। ओके, तो पूरा का पूरा भारतीय इतिहास 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करके पढ़ना है। अभी जो हमारी जर्नी है, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो जर्नी बस इतनी ही है, क्योंकि हम जो आर एस शर्मा करने वाले ये एंशिएंट हिस्ट्री है। ओके, तो हम कहां से पढ़ेंगे, इनिशियल स्टेज से, जहां से भी हमें इतिहास पता लगता है। इंडियन कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो लगभग माना जाता है 2 लाख से लेके 5 लाख ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड है जो हमें इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में बात करें तो अफ्रीका में 20 लाख बीसी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इतनी ही जर्नी देखनी है, कब से कब तक, इनिशियल हिस्ट्री से लेके 7th सेंचुरी एडी तक, यानी कि जहां से इतिहास की शुरुआत हुई है, 2 लाख मानो, 5 लाख साल ईसा पूर्व मानो, वहां से लेके 0, और 0 से लेके 700 एडी, 700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हम एंशिएंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी के समझ में आ गया, क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। और ये वही एंशिएंट हिस्ट्री है जहां पर ह्यूमन का भी डेवलपमेंट होगा, मतलब हम आदि मानव थे, हम 4 पैर पर चलते थे, ये एंशिएंट हिस्ट्री में। ओके, और यहीं से हमारा अब एक बोल सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, और हमारे अंदर पूरा का पूरा एक हम एक मानव के रूप में कन्वर्ट हुए, मतलब आज का जो आप रूप देख सकते हैं ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का ही डेवलपमेंट है। ओके, तो वो सब हम चीजें आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो पूर्व ऐतिहासिक काल से लेके 700 ईस्वी तक चलता है, यानी कि जहां से हिस्ट्री स्टार्ट, हमें जहां से पता लगती है, जहां से हमें आदि मानव के बारे में पता लगता है, जो भी एविडेंसेस के थ्रू, वहां से लेके 700 ईस्वी तक, वहां से लेके 0 से लेके 700 ईस्वी, ये पूरा टाइमलाइन जो है वो हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करने वाली है। बहुत सुंदर है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पहली बार में जब बच्चे नाम सुनते हैं ये हटाओ, मॉडर्न पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, हमें नेशनल मूवमेंट पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये जब आप समझेंगे, बहुत ही बेसिक से अगर आप इनको जानेंगे, डेप्थ से अगर आप जानेंगे, तो आपको पता लगेगा काफी सारी चीजें जो है इंडियन सोसाइटी में क्यों हो रही है, एग्जिस्टेंस उसका कहां से है, यहीं से है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी डिफाइन करने वाली हूं। ठीक है, हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं, होता क्या प्रॉब्लम है, दिमाग में ये चलता है कि अरे यार इसके बाद ये कैसे आया, इसके बाद ये कैसे आया, मतलब लर्न ही नहीं हो पाता है हमें बुद्धिज्म के बारे में पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बुद्धिज्म सेट कहाँ हो रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्रोनोलॉजी पढ़नी है ना, पहले ऊपर से आप टाइमलाइन समझ लो। ठीक है, आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा चार्ट बना होना चाहिए, सारी क्रोनोलॉजी फिट होनी चाहिए एक स्टोरी की तरह। ओके, जैसे आपको घर में लोगों के बर्थडे याद होते हैं कि भाई जनवरी में ये पैदा हुआ, फरवरी में ये, मार्च में ये, उसको रटना थोड़ी पड़ता है, चीजें स्टोरी के फॉर्म में आप याद हो जाती है कि पहले ये पैदा होता, फिर ये पैदा हुआ था, ऐसा वाला। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमें बस एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि पहले ये घटना हुई थी, फिर ये घटना हुई थी, फिर ये घटना हुई थी, लेकिन ये सारी घटना मैं कब से कब तक की बता रही हूँ, 7th सेंचुरी एडी तक की ही बता रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री वाली। ठीक है, तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हमें ये पूरा का पूरा टाइमलाइन दिखाई देता है। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर जिसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, ये कब से कब तक चलता है, थोड़ा सा 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, या फिर इसे प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। क्यों बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, लास्ट में हम सेशन में जो है प्राग ऐतिहासिक काल, लास्ट में हमारे सेशन के हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक एरा, ये वो टाइम पीरियड है इनिशियल, जब हमें इतिहास का सबसे पहले बार पता लगा था, भारतीय इतिहास का यहां से ही पता लगना चालू होता है। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जब हम आदि मानव से मानव में कन्वर्ट हो रहे थे। इनिशियली जो 99% डेवलपमेंट थी वो हमारी इसी टाइम पीरियड में होती है, ह्यूमन की 99% डेवलपमेंट। ठीक है,
तो ये वो टाइम पीरियड है जब हम आदि मानव से मानव में कन्वर्ट हो रहे थे, और ये वो टाइम पीरियड है जब ह्यूमंस का जो बेस्ट फ्रेंड था वो क्या क्या था, स्टोन था, पत्थर। पत्थर हमारा जो है मित्र हुआ करता था। इसी वजह से इस पूरे टाइम पीरियड को आप किस नाम से जानते हैं, स्टोन एज कहते हैं, या फिर इसे पाषाण काल कहा जाता है। अब हमारा बेस्ट फ्रेंड स्टोन कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई हम आदि मानव थे, ना तो हम जानवर में ही थे, ना ही हम पूरी तरह से मानव में थे, और वो हमारा डेवलपिंग स्टेज था। उस समय पे कोई जानवर हम पर हमला कर दे तो हमारे पास में कोई औजार नहीं थे, क्या था, हमें पत्थर दिखा तो हमने पत्थर उठा के उसे मारा। हमें भूख लग रही है, शिकार करना है, शिकार के लिए हमने पत्थरों को ही काट पीट के उसी का यूज किया, उससे हमला करके शिकार करने के लिए। पत्थरों का ही यूज करें आप फलों को तोड़ने के लिए, पत्थरों का ही यूज करें आप आग लगाने के लिए। तो बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा जो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है वो स्टोन बन जाता है। तो ये वो टाइम पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री का जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर पाषाण काल की हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में, हमें दिखाई देता है लगभग लगभग 200 मिलियन बीसी से लेके 1500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम स्टोन एज के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखो इस अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है टाइमलाइंस को लेकर। कई बार आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे, वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, पाषाण काल हमें दिखाई तो दे रहा है कि लगभग लगभग 2 लाख बीसी से चालू हो गया था। ठीक है, अब पाषाण काल भारत के इस क्षेत्र में थोड़ा सा जल्दी चला गया, दक्षिण भारत में पाषाण काल थोड़ा लेट तक चल रहा है। पाषाण काल के भी अलग अलग टाइम पीरियड है। पूरा पाषाण काल वो टाइम पीरियड, पैलियोलिथिक एरा, जिस टाइम पीरियड में ह्यूमंस जो है स्टोन्स के ओरिजिनल टूल्स का यूज करता था। ये वो टाइम पीरियड है जब हम पत्थरों में ज्यादा बदलाव नहीं करते थे, जैसा ही पत्थर है वैसे ही ऑलमोस्ट उसका हम औजार के रूप में यूज करते थे। थोड़ा बहुत मारपीट के फ्लेक्स निकाल दिए, ब्लेड्स निकाल दिए, इस तरह के हम टूल्स यूज करते थे। ये वो टाइम पीरियड है जब ह्यूमन पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड करता था। मतलब हम हमारा जीवन क्या था, शिकारी और खाद्य संग्राहक का। जो हमने शिकार करना है शिकार किया, उसके बाद से जो भी नेचर हमें दे रही है उस खाने को, उस खाद्य को हमने इकट्ठा किया। इस तरह से पूरी तरह से हम नेचर पे डिपेंड थे। मध्य पाषाण काल, इसको हम ट्रांजिशन जोन या फिर संक्रमण काल कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है, 2000 साल का, जब हम बिल्कुल ना आते हुए से एकदम से आते हुए में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी हम नेचर पे डिपेंड थे, लेकिन अब हम खुद पर डिपेंड हो जाएंगे। तो जो बीच का टाइम पीरियड है ना, वो जोन को हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में हमारे थोड़े से स्टोन टूल्स चेंज हुए, हमने छोटे छोटे स्टोन टूल्स का यूज करना चालू किया, जिसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था जब हम थोड़े थोड़े क्या बोल सकते हैं, पशुपालन की तरफ जा रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, कहीं कहीं एविडेंसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर हम पूरी तरह से खुद पे डिपेंड होते हैं। पूरी तरह का मतलब ये है कि हमने एग्रीकल्चर सीख लिया, हमने एनिमल हस्बेंड्री सीख ली, हमने परमानेंट सेटलमेंट सीख लिया, हमने पोट्री बनाना सीख लिया। मतलब जैसे यहाँ पर गए, आपने खेती करना सीखा। अब जब खेती करेंगे तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं आज बोया और निकल लिए वहां से, नहीं, अब आपको वहां रहना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, कटाई करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस। तो यहाँ से क्या चालू होता है, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी निवास चालू होता है। और यहीं से जब आप परमानेंट सेटलमेंट चालू करते हैं, यहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है उसको कहीं स्टोर करना है ना। स्टोर करने के लिए यहीं से क्या जाता है, आपका मृद भांड या मिट्टी के बर्तन जो है बनने चालू हो जाते हैं। यानी यहीं पे हमारा पोट्री सिस्टम चालू हो जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो नियोलिथिक टाइम पीरियड में दिखाई देती है। यहाँ पर हमारे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स दिखाई देते हैं, यानी हमें हमारे स्टोन टूल से इतना प्यार हो जाता है कि हम उसको चमका कर रखते हैं। आज देखा है आप सभी ने अपने मोबाइल फोन को, मतलब 2 मिनट गायब कर दो, हालत खराब हो गया, किधर गया मेरा फोन, नहीं रह सकते। मतलब अभी का लाइफ ऐसा हो चुका है कि 2 मिनट भी सरवाइव करना मुश्किल है। तो नवपाषाण काल ऐसा ही था। हम काफी लंबे समय से स्टोन टूल्स का यूज कर रहे थे, और अब हमें अपने टूल से इतना प्यार था कि हम उसको चमका कर रख रहे थे। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में डिफरेंट डिफरेंट क्या लगाते हो, कोई गार्ड लगाता है, कोई कवर लगाता है, अलग अलग तरीके से उसे सजाते हैं। बस यही था नियोलिथिक टाइम पीरियड। काफी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। और इसके बाद से हमें दिखाई देता है ताम्रपाषाण काल। मतलब अभी तक तो ह्यूमंस जो है वो केवल स्टोन्स का यूज कर रहे थे। पहली बार फर्स्ट मेटल जो इंट्रोड्यूस्ड होता है हमारी लाइफ में, उसका नाम था तांबा। ह्यूमन ने पहला जो मेटल यूज किया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि तांबा आते ही पत्थर गायब, नहीं,
वो चीजें चल रही थी, स्टोन टूल्स ऑलरेडी यूज हो रहे थे, लेकिन उसके साथ में हमने ऐड कर दिया मेटल टूल्स। अब जब स्टोन और मेटल दोनों को मिला के यूज किया जा रहा है, तांबा और पत्थर, तो इसको बोल रहे हैं ताम्र पाषाण काल, या फिर इसको कहा जाता है चालको कॉपर लिथिक यानी पत्थर वाला टाइम पीरियड, चालकोलिथिक एरा भी कहा जाता है। तो नियोलिथिक टाइम पीरियड जो है वो अप्रॉक्स हमें दिखाई देता है 3000 बीसी तक, 3000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हमें चालकोलिथिक दिखाई देता है जो लंबे समय तक जाता है। इवन अगर नदर्न इंडिया की बात करूं तो नदर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में नियोलिथिक साइट सदर्न इंडिया में थोड़ा सा डिले आते हैं। तो इस टाइमलाइन पर डिबेट नहीं करना है, इस टाइमलाइन पे फंसना नहीं है, ठीक है। नवपाषाण काल यहां पर पहले आ गया, यहां पर बाद आया। अब आप बोलोगे पहले बाद का मतलब क्या है कि टाइम भी पहले बाद में, टाइम पहले बाद में नहीं, यहाँ के लोगों ने एग्रीकल्चर हस्बेंड्री पहले सीख ली, इधर तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया, तो यहाँ पर बोला इस समय तक चला, यहाँ पर इस समय तक, एवरेज निकाल के ये आपको दे दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पूरे टाइम पीरियड को आप किस नाम से जानते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टोन एज, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये है हमारा स्टोन एज वाला टाइम पीरियड। हम इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, इस तरीके में, मतलब आदि मानव से मानव में, ठीक है। और ये जो स्टोन एज है ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब भी आप हिस्ट्री को पढ़े, प्लीज जितना ज्यादा हो सके, आप लोगों के पास एटलास अगर नहीं है तो प्लीज ले लीजिए। हम सोचते हैं हमें ज्योग्राफी में जरूरत है, नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, हर चीजों के लिए आपके पास में एटलास रखा होना चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी उस पर समझ होगी उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो हम पूरी हिस्ट्री मैप के थ्रू ही डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा देखो आपका स्टोन एज वाला टाइम पीरियड, या फिर इसको बोल सकते हो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। स्टोन एज, चालकोलिथिक दोनों है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे आपको साइट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के जो साइट्स हैं ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो पूरे भारत में ऐसे अलग अलग जगह पर रहते थे। तो इनका कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था, हमें अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देते। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो फिर इनको हाईलाइट करूंगी कहाँ पर कौन रहते थे, पैलियोलिथिक के कहाँ, मेसोलिथिक के कहाँ, नियोलिथिक के कहाँ, चालकोलिथिक के कहाँ, वो सब हम आगे देखेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमें दिखाई देता है क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारे देश के लोग जो है वो सिविलाइज्ड हो रहे थे, ठीक है। तो जो नियोलिथिक टाइम पीरियड के ही लोग थे, जो चालकोलिथिक टाइम पीरियड के ही लोग थे, ये थोड़े से सिविलाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि इन्होंने एग्रीकल्चर चालू कर दिया था। और एग्रीकल्चर जब आपका सरप्लस में होता है, मतलब थोड़ी सी अधिकता के साथ ये लोग अनाज बो रहे थे। एग्रीकल्चर सरप्लस में होने से क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत बेसिक से कंसेप्ट है। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग इतना ही अनाज पैदा कर रहे हैं कि 10 ने खा पी के बराबर कर दिया, तो भाई ये लोग सिविलाइज्ड कैसे होंगे? मतलब सारे के सारे काम करने में लगे हुए कि भाई कैसे न कैसे अपना हमें खाने का इंतजाम करना है, चाहे वो खेती करे, चाहे वो पशुपालन करे, चाहे वो शिकार करे, जितना कर रहे हैं उतने को वो खा पी के बराबर कर दे रहे, ऐसा वाला है। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि 5 लोग इतना अनाज पैदा कर रहे हैं जो कि 10 लोगों के लिए है, सफिशिएंट है, तो बाकी 5 खाली हो गए। बाकी 5 इतने खाली हुए कि उनको अपने अनाज की चिंता नहीं करनी है, उन्हें ये करना है कि अनाज किसी और ने बो दिया है मेरे हिस्से का, बस मुझे उससे अनाज लेना है। तो उसको एग्रीकल्चर या उसको अपने फूड की चिंता नहीं, उसको चिंता किसकी है कि वहां से मुझे लेना कैसे। तो ये अदर एक्टिविटी में लगेंगे, कोई पोल्ट्री बनाएगा, कोई खिलौने बनाएगा, कोई व्यापार करेगा, कोई कपड़े बनाएगा। आप समझ में आ रहा है? और जब ये मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज चलती है तो उसे क्या बोलते हैं? सिविलाइज्ड हो गए। सिटी, नगर, नगर में आपने देखा है कि कितनी सारी एक्टिविटी चलती हैं, समझ में आ रहा है? तो यही स्ट्रक्चर हमें बनते हुए दिखाई देता है कब? अप्रॉक्स 2700 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ज्यादा कंफ्लिक्ट नहीं करना है कि भैया हड़प्पा क्यों, सिंधु क्यों, दो नाम क्यों लिया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको इसका भी रीजन यहाँ पर बता देती हूँ। देखो ये सब मैं आपको ब्रीफ बता रही हूँ, आगे हम डिटेल से जानेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना होगा इन सारी चीजों के लिए। पहली चीज यहाँ पर क्या कि इंडस वैली या फिर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, 2 अलग अलग नाम से। तो देखो पहले क्या होता था, जहां से भी जो ऐसा फर्स्ट साइट होता था जिससे हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता लगता था, तो हम उसको उसी के नाम से जानते थे। जैसे कि जो हमें पहला एविडेंस मिला था इस सिविलाइजेशन का, वो हड़प्पा नामक स्थान से मिला था। ओके, प्रेजेंट डे कहां पर सिचुएटेड है? पाकिस्तान में हमें सिचुएटेड दिखाई देता है क्या?
हड़प्पा, ये रहा, ये देखो ये वाला रीजन रहा, ठीक है। तो इस वजह से जो पहला हमें एविडेंस मिला था हड़प्पा से मिला था, और तब वो इंडिया का ही पार्ट था, पूरा पाकिस्तान जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। तो पहला एविडेंस क्योंकि हमें यहां से मिला, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होगी, बेसिकली ब्रिटिशर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो उस समय के लिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन जब आगे जाके एक्सकेवेशन हुए और ज्यादा खुदाई हुई तो पता लगा अरे नीचे तो पूरी की पूरी क्या नगर बसे हुए हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इधर आ जाओ लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी, इतनी सारी हमें सिटीज मिलती हुई दिखाई देती हैं। और ये सारी सिटीज हमें कहाँ दिखाई देती हैं? इंडस रिवर या फिर जो सिंधु नदी है इसके चारों ओर दिखाई देती है। तो फिर हमने इस सिविलाइजेशन को क्या नाम दे दिया? अब हमने बोल दिया ऐसी सिविलाइजेशन जो सिंधु नदी के चारों ओर बसी हुई थी, इसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, आई होप आप समझ चुके होंगे। और ये हमारे एज अ इंडियन हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। जो ब्रिटिश इनिशियली हम पर रूल कर रहे थे तो वो बार बार हमें इंफीरियर फील कराते थे, तुम काले हम गोरे, हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। लेकिन बाद में ब्रिटिश हिस्टोरियंस को खुद पता लगा कि भाई वो जब असभ्य थे उस समय हमारे देश में सभ्यता चल रही थी, यानी कि जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है, चाहे हम बात करें मिस्र की सभ्यता नाइल रिवर के चारों ओर, या फिर हम बात करें यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के चारों ओर हमें दिखाई देता मेसोपोटामियन सभ्यता, उसके पैरेलल चल रही है हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसका टाइमलाइन थोड़ा सा आप याद रखना, 2700 से लेके 1750 तक। कभी भी टाइमलाइन को लेकर बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं करना है, ये नहीं बोलना है कि भाई 2700 लिखा है, इस बुक में 2500 लिखा है। देखो हमें उसके जो एविडेंसेस है ना वो वहां से हल्के हल्के मिलने लग गए थे 2700 से, ठीक है। उसका पीक हमें दिखाई देता है 2500 पर, धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लग गए थे 1750 के आसपास। तो एग्जैक्ट डेटा को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है जब तक अलेक्जेंडर का इन्वेजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो डेट्स में क्लैरिटी है इंडियन हिस्टोरियंस की वो वहीं से हमें दिखाई देती है। अलेक्जेंडर इन्वेजन के बाद से जो हमें डेट्स में क्लैरिटी है वो दिखाई देने लगती है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल ये ध्यान रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमलाइन। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेसिफिक लोकेटेड थी इंडिया के एक पर्टिकुलर रीजन में। अभी आप स्टोन एज पढ़कर आए, जो इसके पहले चल रहा था वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इंडिया के स्पेसिफिक रीजन में दिखाई दे रहा है। कहां पर? इस सिंधु नदी के चारों ओर। तो ये यहीं पर सिचुएटेड थे। ओके, ये रहा आपका इंडिया, इधर रहा इंडस वैली, यहां पर थे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है इंडस वैली स्पेसिफिक जगह पर दिखता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हमें इसके सारे साइट्स मिलते हैं। चलो वापस चलते हैं। नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट टाइम दिखाई देता है इंडस वैली के बाद, जिसको आप बोलते हैं वैदिक काल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक टाइम पीरियड। तो ये वैदिक एज की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो हमें पता लगता है 1500 टू 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का पूरा टाइम पीरियड, इसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ओके, वैदिक काल क्या था, कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो थोड़ा सा यहां पर भी हम देख लेते हैं वैदिक एज के बारे में। बेसिकली जो वैदिक टाइम पीरियड है इसके बारे में हमें पता लगता है कि ये भारतीय मूल के नहीं थे। हमें कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, जैसे बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ये क्या चल रहा है, बोगस कोई कहां से आ गया, तो आता है बिल्कुल ठीक है, नहीं आता है, कुछ नहीं आता है तब भी चलेगा। सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। तो बस आप इतना जान लो कि बोगस कोई सेंट्रल एशिया का हमें एक ऐसा साक्ष्य मिल रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें कुछ ऐसी बातें जिससे हमें पता लगता है कुछ ऐसे गॉड के नाम है जो बाद में वैदिक आर्यंस के साथ इंडिया में हमें दिखाई देते हैं। तो हमें पता लगता है कि जो आर्यंस है ना वो इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। आर्यन बेसिकली आर्यन नस्ल को शो करता है और वो मूव कर आए थे इंडिया में, और इंडिया के इसी रीजन में जहां पर कहां रह रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई देती है। आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। हमें पता लगता है कि 1750 के बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होते हुए दिखाई देती है। उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस माने जाते हैं। जो मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है वो क्या माना जाता है, फ्लड की बाढ़ आया, ठीक है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो 1750 से लेके 1500 बीसी के बीच का क्या एग्जैक्ट स्टेटस था इन
250 साल का हमें एग्जैक्टली पता नहीं। ओके, हमें ये समझ आता है कि यही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो सिविलाइज्ड से वापस से ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाएंगे, चीजें जो है नगर की धीरे धीरे बिखरने लग जाएंगी, ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद से हमें दिखाई देते हैं आर्यंस मूव कर आए तो इंडिया के जो लोग थे, जो भारतीय मूल के थे, जिनको हम गैर आर्य भी कहा जाता था या फिर ये दास दस्यु भी कहते थे, उनके साथ में आर्यंस के बहुत सारे फाइट्स हुए। इवन आर्यंस जो है आपस में भी लड़ाई करते थे और ये आर्यंस आए और आर्यंस आके स्पेसिफिक रीजन में सेटल हुए थे। पहले अफगानिस्तान में मूव करते हैं और फिर भारत के स्पेसिफिक रीजन में सेटल हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सिंधु नदी के चारों ओर। लेकिन जो वैदिक एज, जो आर्यंस आए थे, ये सप्त सिंधु प्रदेश में केवल इस 7 नदियों वाले क्षेत्र में जाकर सेटल होते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती जो लुप्त हो चुकी है, तो ये स्पेसिफिक जो रिवर वाला जोन था, यहां पर जाकर कौन सेटल होते हैं? आपका आर्यंस जो है वो हमें यहाँ पर सेटल होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आर्यंस की लोकेशन क्या थी। अब थोड़ा सा ये और याद रखना है कि जो पूरा वैदिक टाइम पीरियड है, अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो वैदिक एज है वो हमें कब से कब तक दिखाई देता है? अप्रोक्स 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का टाइम पीरियड वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस वैदिक एज को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला, जिसको आप अर्ली वैदिक एरा, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो हमें दिखाई देता है कब से? 1500 टू 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड। ओके, दूसरा 1000 बीसी, 1000 ईसा पूर्व में एक चेंज हुआ और उस चेंज से हमें वैदिक लोगों की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, इवन जो उनकी लोकेशन है उसमें भी चेंज दिखाई देता है। और इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लेटो वैदिक टाइम पीरियड या उत्तर वैदिक काल, जो हमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक दिखाई देता। आई होप यहां तक सभी के समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर जो मैंने लोकेशन चेंज किया है वो ध्यान रखना। अर्ली वैदिक एरा के लोग इस सप्त सिंधु, 7 नदियों वाले क्षेत्र में थे। 1000 बीसी के आसपास आयरन, एक नया मेटल मिला जिसको आप क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। ओके, तो लोहा जो है वो ज्ञात हुआ और एक कठोर धातु है, उसका प्रयोग इन्होंने कहाँ किया? ये जो आगे गंगा यमुना दोआब वाला आगे वाला जो रीजन है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते थे। उन जंगलों की कटाई में, उन जंगलों की सफाई में और वहां पर एग्रीकल्चर हुआ। और एग्रीकल्चर होने के बाद से ये लोग धीरे धीरे इधर सेटल हो रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अर्ली वैदिक एरा के लोग जहाँ खाना बदोश वाला जीवन जीते थे, पेस्टोरल लाइफ उनकी हुआ करती थी, वही लेटो वैदिक टाइम पीरियड के जो लोग थे उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड होने लग गई। तो ध्यान रखना है वैदिक एज का लोकेशन कहां था? सप्त सिंधु, अर्ली वैदिक, और फिर ये शिफ्ट होते कहां पे? गंगा यमुना दोआब, वो जो आपका नदन प्लेन वाला रीजन है, वहां पर ये शिफ्ट होते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, टाइमलाइन सबको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अगला वैदिक काल के बाद से चालू होता है जिसे आप बोलते हैं बच्चों महाजनपद काल। ओके, महाजनपद काल में हम देखते हैं 16 महाजनपद, मगध और अन्य महाजनपद। और इस टाइम पीरियड में हमें 2 नए धर्मों का अस्तित्व दिखाई देता है। एक जिसे आप बोलते हैं बुद्धिज्म, दूसरा हम जैनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पीरियड हमें वैदिक रिचुअल्स दिखाई देते हैं। उन्हीं को रिप्लेस करने के लिए जो लोग कहीं ना कहीं वहां उन चीजों से संतुष्ट नहीं थे, वो एक अलग राह चाहते थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और वहीं पर हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में दिखाई देता है। तो 600 ईस्वी के बाद वाला समय, 600 ईसा पूर्व के बाद वाला समय या 600 बीसी के बाद वाला समय महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। तो अब दिमाग में आएगा कि जी ये महाजनपद काल क्या होता है। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। महाजनपद काल क्या था? वैदिक टाइम पीरियड के लोग लेटर वैदिक टाइम पीरियड में इस जगह पर गए और इनका हमने क्या देखा कि ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। एग्रीकल्चर तो कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कृषि का उत्पादन बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन जो उत्पादकता थी यानी कि प्रोडक्टिविटी थी वो नहीं बढ़ रही थी। दोनों में डिफरेंस है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने का क्या मतलब है कि पहले आपके पास में एक छोटा जमीन का टुकड़ा था, ओके, तो आपने उसमें कुछ
जो भी अनाज था उपजा दिया। अब आपका जमीन का टुकड़ा 2 गुना हो गया, तो ऑब्वियस है अनाज थोड़ा सा ज्यादा पैदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको आपने क्या बोला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। ओके, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उतने ही जमीन के टुकड़े पे पहले जितना अनाज पैदा कर रहे थे, अब उतने ही जमीन के टुकड़े पे आपने डबल अनाज पैदा कर दिया। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ना। तो जो लेटो वैदिक टाइम पीरियड था वहां पर हमें दिखाई दिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि जमीन बढ़ते जा रही है। तो ये लोग कृषि का उत्पादन बढ़ा रहे थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी थी। इसकी वजह से लेटो वैदिक टाइम पीरियड में प्रॉपर हमें राजा महाराजा, प्रॉपर एक स्टैंडिंग आर्मी, राजा महाराजा तो थे लेकिन एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी, बड़े बड़े महल, इस तरह का स्ट्रक्चर, टैक्सेशन सिस्टम, ये कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं था। राज्य के पास में जनपद यहाँ पर बने थे, छोटे छोटे हमें जनपद दिखाई देते हैं जिसका राजा हुआ करता था, लेकिन ना तो इसके पास में स्थायी सेना थी, ना तो इसके पास में कर व्यवस्था थी, ना तो इसके पास में प्रशासनिक व्यवस्था थी। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसके पास में पैसा नहीं है ना। पैसा कैसे आएगा? पैसा तब आता जब ये लोगों से टैक्स लेता। टैक्स कब लेता? कि लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता तो बोलता 10 किलो अपने यहाँ रखो अनाज, 5 किलो सरकार को दो, उससे वो बाकी चीजों को मैनेज करेगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। लेकिन आफ्टर 600 BC हमें समझ में आता है क्या कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो अब राज्य क्या लगाएगा? टैक्स लगाएगा। राजा टैक्स लगाएगा लोगों पर, लोग उस कर को देंगे। जब लोगों ने कर दिया तो राजा ने स्थायी सेना रखी। राजा अपना पूरा एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा करेगा, अपने जो अधिकारी है उसको बनाएगा, अपना प्रॉपर राजमहल बनाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो वही स्ट्रक्चर हमें कब दिखाई देता है? इसी जनपद से, लेटो वैदिक से कन्वर्ट होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों? महाजनपद कहते हैं, जो हमें 600 BC के बाद दिखाई देता है। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? तो यही मैं आपको बताई थी कि 600 BC के बाद, वैदिक काल के बाद जो जनपद थे वो महाजनपद में कन्वर्ट हुए क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ओके, और ये हमें 16 महाजनपद दिखाई दे रहे हैं। आपको अभी शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम आगे डिटेल से जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमें 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। इनमें से एक महाजनपद जो होता है उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक्चुअली मगध क्यों एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, उसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला उसका लोकेशन, बहुत बढ़िया जगह पर मगध जो है वो लोकेटेड था, प्लस इसके रूलर्स का भी कुछ उसमें रोल था। तो बेसिकली ये जो 16 महाजनपद थे इसमें से एक महाजनपद मगध एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। मैं पूरा इतिहास बताऊंगी आपको 600 साल से लेके 321 साल तक का, कि कैसे ये मगध एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। मौर्यंस के टाइम पीरियड में इतना बड़ा एम्पायर बन गया जो कभी भारत में दोबारा दिखाई नहीं दिया। ओके, तो यही था मगध। 1 by 1 मगध पर हमें अलग अलग डायनेस्टीज रूल करते हुए दिखाई दी। पहले मगध इतना बड़ा था, फिर इसने और रीजन्स को कॉन्कर कर लिया, फिर उसने और रीजन्स को कॉन्कर कर लिया। समझ में आ रहा है? और इस पूरे टाइम पीरियड में हमें मगध में अलग अलग रूलर्स दिखाई देते हैं। इनिशियली हमें पता लगता है कि जो मगध वाला रीजन है, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो डायनेस्टी दिखाई देती है इसको आप बोलते हैं हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी के बाद हमें दिखाई देते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद दिखाई देती है हमें नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही ये इतना रीजन इनके कंट्रोल में था। ओके, और नंद डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर था धनानंद, जिसको रिप्लेस किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर यहाँ पर एस्टैब्लिश करता है मौर्यन एम्पायर, जो कब से कब तक दिखाई देता है? 321 BC से हमें मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश होते हुए दिखाई देता है। तो आप समझ पा रहे हैं, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा महाजनपद हम कब से कब तक पढ़ेंगे कि कैसे ये 16 में से एक मगध जो है वो 1 by 1 एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। हर्यंक, शिशुनाग और नंद ने वहां तक ले जाकर इसे छोड़ा। तो यहाँ पर हमें ये पूरी चीजें याद रखनी कि किस तरह से 600 BC से लेकर लगभग 321 BC तक का, मौर्यन एम्पायर से पहले तक का ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड, जिसको हम महाजनपद काल में स्टडी करेंगे। मगध महाजनपद किस तरह से एक एम्पायर में कन्वर्ट होगा, उसमें किस किस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज रूल करेंगी वो हम देखेंगे। और इसी टाइम पीरियड पे हमें दो नए एक तरह से देख सकते हैं धर्म दिखाई देते हैं। एक जिसको आप बोल रहे हैं बुद्धिज्म या फिर बौद्ध धर्म बोल रहे हैं, और दूसरा जिसे आप बोल रहे हैं जैन धर्म। ओके, तो ये पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि इसके पैरेलल ये कैसे फ्लोरिश्ड हो रहे हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पहुंचते हैं अगले उस पे, तो
महाजनपद के बाद जो हमें टाइम पीरियड दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व मौर्य काल। देखो पूर्व मौर्य काल बेसिकली क्या है, जो महाजनपद काल है ना, इसी महाजनपद काल का जो अंतिम समय है, मतलब मौर्यंस के आने के जस्ट पहले वाला जो समय है, इसको हम अर्ली मौर्यन पीरियड भी कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो महाजनपद काल में भी इसको कंसीडर कर सकते हो। मैंने स्पेशली बाहर क्यों निकालकर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है पूर्व मौर्य काल के रूप में, क्योंकि जब हम मगध के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जब हम मगध के बारे में पढ़ते हैं तो हम इन सारे महाजनपद के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ साथ में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को तो पढ़ते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर कि जो पूर्व मौर्य काल है, जस्ट मौर्यंस के आने से पहले वाला टाइम पीरियड, यहाँ पर हमें ईरानी और यूनानी आक्रमण भी दिखाई देता है। ओके, तो ये पहली बार हमें दिखाई देगा कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से किस तरह से सबसे पहले ईरानियों ने अटैक किया और उसके बाद से यूनानियों ने अटैक किया था। कौन? अलेक्जेंडर। ओके, तो ये जो इन्वेजन्स है वो भी हमें पढ़ने होंगे कि जब यहां पर हमें मगध एम्पायर दिखाई दे रहा है वन बाय वन, वो किस तरह से एक एम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है, उस समय पर यहां पर ईरानी यूनानी अटैक्स हो रहे हैं, उनके बारे में भी हमें जानना होगा, जो मौर्यंस के पहले हुए अटैक्स होते हैं। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अर्ली मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे। फिर हमारा स्टार्ट होता है मौर्यन टाइम पीरियड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मैं आपको दिखा दूं पूर्व मौर्य काल में किस तरह से हमें इन्वेजन दिखाई देते हैं। तो ये रहा आपका, ओके, ये बुद्धिज्म जैनिज्म वाला है कि किस तरह से ये स्प्रेड होगा। ये रहा हमारा पूर्व मौर्य काल में कि वन बाय वन यहाँ पर ये देखिए जो ईरानीज हैं उन्होंने पहले अटैक किया, फिर हमें दिखाई देता है यूनानी जो है, यूनानी जो होते हैं उनके द्वारा अटैक किया जाता है, यानी अलेक्जेंडर जो है बेसिकली इन्वेड करते करते इंडिया के इस पार्ट तक पहुंच पाता है। और जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, उस समय इंडिया के इस वाले रीजन में, ये स्पेसिफिक जो रीजन है, यहाँ पर हमें कौन दिखाई देता है? नंद डायनेस्टी का रूलर धनानंद दिखाई देता है। हालांकि अलेक्जेंडर और धनानंद आपस में टकराते नहीं है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला है मौर्यन एम्पायर, तो इसके जस्ट बाद हमारा स्टार्ट होता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन काल की अगर मैं बात करूं 321 बीसी से लेकर लगभग 185 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम मौर्यन काल के नाम से जानते हैं। आवाज आ रही है सर उसमें से। ओके, 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, इसे हम मौर्यन काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगर मैं मौर्यन काल की स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पर हमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स दिखाई देते हैं जिनको हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर उसके बेटे बिंबिसार के बारे में, बिंदुसार के बारे में, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अशोका के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, इन तीनों का हम डिटेल से यहां पर जानेंगे टाइम पीरियड। और एक इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसका नाम था चाणक्य, चाणक्य के बारे में जानेंगे। और ये देखिए, ये रहा मौर्यन एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इतना बड़ा एम्पायर हमें आगे दिखाई नहीं देता है, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट जो है और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, अगर हम इसे छोड़ दे तो ऑलमोस्ट पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पहली बार कोई ऐसा इंडिया का रूलर बनेगा जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी अपने में मिला लेगा। नंद डायनेस्टी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को छोड़ चुके थे, वहां पर उन्होंने कॉन्कर नहीं किया था, लेकिन मौर्यंस जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी इंडिया का पार्ट बना लेते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है स्टोरी। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे किसमें? मौर्यन एम्पायर में। नेक्स्ट जो है मौर्यंस के बाद जो हमें दिखाई देता है पोस्ट मौर्यन एरा। देखो, ज्यादातर जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री तो ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल पीक पे पहुंचेंगे, फिर डिक्लाइन हो रहा है, फिर पीक पे पहुंचेंगे, डिक्लाइन होगा। तो उसके डिफरेंट रीजंस होते थे। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, तब हम जानेंगे क्या रीजन था कि ये डिक्लाइन हुए, क्या रीजन था कि ये पीक पर पहुंचे, वो सब बात की बात है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर आते पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड। ओके, 185 बीसी के आसपास हमें पता लगता है कि मौर्यंस जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे। ओके,
पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पोस्ट मॉडर्न का टाइम पीरियड क्या था? 200 ईसा पूर्व यानी 185 बीसी में बोल रहे हैं मॉडर्न्स डिक्लाइन हो गए, तो लगभग 200 ईसा पूर्व 200 बीसी यानी कि जीरो के 200 साल पहले वाला टाइम पीरियड से लेकर 300 एडी यानी कि 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, ये 500 साल जो है इसे हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा, ओके, या मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं। तो जीरो के 200 साल पहले और जीरो के 300 साल बाद 200 बीसी से लेके 300 एडी तक का ये जो पूरा 500 इयर्स का टाइम पीरियड है, इसको हम पोस्ट मॉडर्न में कवर करने वाले हैं। पोस्ट मॉडर्न मतलब मॉडर्न्स डिक्लाइन हुए। अब मॉडर्न्स डिक्लाइन हुए तो कौन हमें दिखाई देते हैं इस पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में? शुंग, कण्व, चेदी, सातवाहन, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, ये हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं इसको पिक्चर पे आपको शो कर दूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। बहुत ही सुंदर रहेगा ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे आगे हमारे आने वाले सेशंस में। बेसिकली होता क्या है, मौर्यन एम्पायर जो हमें दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा जो एम्पायर था मौर्यन, काफी बड़ा एम्पायर था, लेकिन जब ये डिक्लाइन होता है 185 बीसी में, तो मौर्यन एम्पायर हमें दो पार्ट्स में टूटता हुआ दिखाई देता है। एक ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, एक ये वाला जो पार्ट है मगध और उसके आसपास का क्षेत्र। अब दो पार्ट्स का क्या मतलब है? तो ये वाला जो पार्ट था ना मॉरियंस का, नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट, यहां पर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं बल्कि फॉरेनर्स अटैक करते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आते हैं और वो अटैक करके इस वाले रीजन में रूल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस वाले रीजन में जो रूल करते हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन सक्सेसर या फॉरेन इन्वेडर्स उन्हें कहा गया, विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी उत्तराधिकारी, ठीक है। और विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन से आए थे या विदेशी उत्तराधिकारी मॉडर्न्स के कौन बने थे? तो हमें दिखाई देता है सबसे पहले इंडो ग्रीक्स। ये देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन दिखाई देता है, तो सबसे पहले जो इंडो ग्रीक्स है वो आए, उन्होंने आके यहां पर रूल किया। इंडो ग्रीक्स को कौन रिप्लेस करते हैं? जिसको आप शक बोलते हैं या फिर इंडो सीथियन भी कहा जाता है। तो शकाज आते हैं, उन्होंने इंडो ग्रीक को रिप्लेस किया और आकर इस वाले रीजन पे रूल किया। आगे चलकर शकाज को रिप्लेस करते हैं कौन? पार्थियंस। पार्थियन आएंगे, वो शकास को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन शकास के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां से तो रिप्लेस हो गए, लेकिन ये कहां पहुंच गए थे? इस गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र में, वेस्टर्न रीजन जो था इंडिया का, और शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो ये वेस्टर्न क्षत्रप वाले रीजन में हमें लंबे समय तक रूल करते हुए दिखाई देते। शकास कब तक? गुप्तास के टाइम पीरियड तक। तो शक तो आ गए यहां पर पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में, लेकिन ये गुप्तास के टाइम पीरियड तक वेस्टर्न क्षत्रप रीजन में बने रहेंगे। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए मॉरियंस को रिप्लेस करके इस रीजन में, इंडो ग्रीक को रिप्लेस किया इंडो सीथियन या शकाज ने, इनको रिप्लेस किया पार्थियंस ने, और पार्थियंस को रिप्लेस किया था कुषाण ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका रूलिंग टाइम पीरियड कुषाण, जिसमें आप कनिष्क के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। और ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हमें पता लगता है कि जो बुद्धिज्म है वो इस सिल्क रूट से होते हुए कहाँ फैलता है? आपका जापान वाला रीजन हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो वहां पर जो फैलाव है वो यही इसी टाइम पीरियड में होता है। कुषाण के टाइम पीरियड में सेंट्रल एशिया वाले रीजन सिल्क रूट का प्रयोग होते होते, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में कब से कब तक? 200 बीसी से 300 एडी तक इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण ये रूल करते हुए दिखाई देते एक के बाद एक। लेकिन इनके पैरेलली ये वाला जो रीजन है ना मगध वाला क्षेत्र, यहां पर भी हमें रूल करते हुए दिखाई देते हैं मॉरियंस को रिप्लेस करके। लेकिन यहां पर जो रूल करते हैं वो नेटिव सक्सेसर्स होते हैं, देसी उत्तराधिकारी होते हैं, भारतीय मूल के लोग ही यहां पर आगे रूल करते हैं। तो हमें पता लगता है कि मॉरियंस को जस्ट रिप्लेस करके जो नेटिव सक्सेसर मूल उत्तराधिकारी आते हैं वो कौन होते हैं? उनको बोलते हैं हम शुंग। ओके, तो मौर्यंस के बाद शुंग रूल करते हैं, शुंग के बाद हमें कण्व दिखाई देते हैं, कण्व के बाद हमें चेदी दिखाई देते हैं, एंड द लास्ट वन जिसे आप बोलते हैं सातवाहनास। इंटरेस्टिंग क्या है, सातवाहनास पाटलिपुत्र पे कंट्रोल बाद में करते हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस बहुत पुराना था। वो इस महाराष्ट्र और आसपास
आसपास के क्षेत्र में काफी पहले से एग्जिस्ट करते थे, बाद में उन्होंने इस रीजन को कॉन्कर किया। ओके, तो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में मगध और इसके आसपास के क्षेत्र पे हमें कौन कौन से उत्तराधिकारी दिए मौर्यंस के बाद में? शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। तो इन 500 साल की हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होगा कि किस तरह से नॉर्थ में इंडो ग्रीक है, तो ये जो मगध वाला रीजन है यहाँ पे हमें शुंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर इधर शक, पार्थियन, कुषाण, इधर शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी, सातवाहन, इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये पैरेलली चीजें चलेंगी और आपको इसी तरीके से याद करना होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना क्या हो रहा है, कभी आ रहे कभी वो आ रहे, नहीं, बहुत सुंदर है। क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ोगे तो सारी चीजें दिमाग में आपके सेट हो जाएंगी, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न के बाद बिल्कुल अब हम बिल्कुल लास्ट पर पहुंच रहे हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और प्लीज क्रोनोलॉजी अगर आपने एक बार समझ लिया तो आगे के लिए एंशिएंट हिस्ट्री समझना बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है संगम काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल ये जो पोस्ट मॉडर्न एरा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि मौर्यंस पहले हमें दिखाई दिया और आखिरी भी एक तरह से बोलेंगे जिन्होंने इतने बड़े इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कंट्रोल किया। अगर सुदूर दक्षिण का क्षेत्र छोड़ दें हम, केरला का, उसके आसपास का, तो ऑलमोस्ट पूरा सदर्न इंडिया भी मौर्यंस ने अपने टेरिटरी में मिला लिया था। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न एरा हमें दिखाई देता है ना, इस पोस्ट मॉडर्न एरा में सदर्न वाला पार्ट जो है हमें इनके हिस्से में नहीं दिखता है। यानी यहां पर तो हमें दिखाई दे रहे हैं इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, इधर में हमें दिखाई दे रहा है शुंग, कण्व, चेदी, सातवाहन, ओके। लेकिन ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, इन 500 सालों में दक्षिण भारत में हमें अलग से डायनेस्टीज दिखाई दे रही हैं। और जब हम उन 500 सालों की अलग से उन डायनेस्टीज को स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हमें पता लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संगम काल के नाम से जानते हैं। और इस एरा में हमें 3 डायनेस्टीज दिखाई देती है। कौन कौन सी? चोल, चेर, पांड्या। ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्न पीरियड को जब भी आप स्टडी करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बेसिकली हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि भारत जो है मॉडर्न्स वाला जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उसके हमने 3 हिस्से करके पढ़ने हैं। ये वाला 500 साल का विदेशी आक्रमणकारी वाला इतिहास, ये वाला 500 साल का देसी उत्तराधिकारी वाला इतिहास, ये वाला उन 300-400 साल का जहां पर हमें दक्षिण भारत में कौन दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में इधर चेराज रूल करेंगे, इधर चोलाज रूल करेंगे, इधर पांड्या रूल करेंगे और सम्मिलित रूप से इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाएगा? संगम एज कहा जाएगा। तो ये 200 BC से 300 AD तक 500 साल का जो इतिहास है, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न अलग चल रहा है, नदर्न पार्ट अलग चल रहा है, सदर्न पार्ट अलग है और ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडो ग्रीक के साथ आप इधर भी जा सकते हो, इंडो ग्रीक के साथ आप इधर भी पढ़ सकते हो। आप समझ पा रहे हैं? तो पहले हम इसे कवर करेंगे, फिर हम इसे कवर करेंगे, फिर हम इसे कवर करेंगे, लेकिन इनको हमें लिंक करना है कि ये सब एक दूसरे के पैरेलली अलग अलग रीजन्स में इंडिया में रूल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मॉर्यंस के बाद से ये स्प्लिट हमें होता हुआ दिखता है। डन, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है कि मौर्यन एम्पायर के बाद से वापस से इंडिया में एक यूनिट पॉलिटिकल सिस्टम कहां पर दिखता है। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये देख सकते हैं, तो गुप्तास का वो टाइम पीरियड था 300 AD से हमें दिखाई देता है। AD मतलब हम 0 के पार जा चुके हैं। तो लगभग 300 ईस्वी से लेके 543 AD या ईस्वी तक का वो टाइम पीरियड है जहां पर हमें गुप्त काल के रूप में या गुप्तास का रूल दिखाई देता है। क्लियर हो गया? सभी के समझ में आ गया? अभी इन डेटास को लेकर कभी भी डिबेट में नहीं जाना है। बेसिकली गुप्तास जो है उनका जो फाउंडेशन है वो हमें 275 AD से दिखाई देने लगता है, लेकिन एक्चुअली जो उनका एम्पायर है वो हमें दिखाई देता है 319-20। जब हम देखते हैं पहला जो गुप्ता रूलर है, पावरफुल रूलर, पहला नहीं पावरफुल गुप्ता रूलर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुप्तास का रीन कब से कब तक है? 300 से 543 ईस्वी तक का। और यहाँ पर हमें कुछ बहुत फेमस जो है गुप्तास के टाइम पीरियड के रूलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। सभी के समझ में आ गया? चलिए, तो उन रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे हमारे आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो गुप्तास का भी एक बार आप लोकेशन देख लीजिए। देखिए मेरी कोशिश यही है और मैं बार बार आपको बोलूंगी कि कोशिश करिए कि
इमेजेस के थ्रू पढ़ने का ध्यान रखें। तो ये देखिए पूरा का पूरा गुप्तास का एक तरह से टेरिटरी है। तो मौर्यंस के बाद से इतनी बड़ी टेरिटरी हमें गुप्तास के टाइम पीरियड में दिखाई दी। ये देखिए पूरे नदर्न इंडिया को वापस से इन्होंने एक यूनिट में बनाया, एक यूनिट में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुप्तास के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो गुप्तास के बाद जो हमें अगला टाइम पीरियड दिखता है जिसे आप बोलते हैं गुप्तास के बाद नहीं, गुप्तास के पैरेलल भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है जिसे हम वाकाटक कहते हैं। देखो अब जो है ना, मौर्यंस के बाद से साउथ का अलग से अपना एक इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो जब आप पोस्ट मॉडर्न पढ़ रहे थे तो यहां पर संगम काल चलेगा। ठीक है, और जब आप पोस्ट मॉडर्न के बाद यहां देखेंगे गुप्ताज रूल करेंगे तो यहां पर हमें वाकाटक दिखाई देते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नॉर्थ इंडिया में जब गुप्ताज रूल कर रहे हैं तो दक्षिण में हमें वाकाटक दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन वाकाटक के बारे में भी पढ़ेंगे। लगभग 250 से लेके 500 ईस्वी तक का टाइम पीरियड हमें किसका दिखाई देता है? वाकाटक का दिखाई देता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वाकाटक का भी एक बार आप लोग रीजन देख लीजिए कि वाकाटक बेसिकली कहां पर हमें सिचुएटेड दिखाई देते हैं। ये देखिए ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ में है गुप्तास, और गुप्तास के पैरेलली हमें यहां दिखाई दे रहे हैं इस वाले रीजन में, दक्कन वाले क्षेत्र में कौन? वाकाटक। समझ पा रहे हैं आप? तो पोस्ट मॉडर्न में इधर संगम काल, गुप्तास के टाइम पीरियड में इधर हमें वाकाटक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गुप्तास के बाद जो हमें अगला टाइम पीरियड दिखाई देता है वो किनका होता है? वो हो जाता है हमारा वर्धन डायनेस्टी, या फिर इसे बोलते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। लास्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री के नदन में रूल करने वाले डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद वापस से छोटी छोटी हमें पॉलिटिकल यूनिट दिखाई देंगे जिसको आप राजपूत स्टेट पढ़ेंगे बोलेंगे, और वो हम कहां पहुंच जाते हैं? उसी के साथ मध्यकालीन भारत के इतिहास में या पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्धन या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी 600 टू 647 एडी तक का टाइम पीरियड है। वर्धन या पुष्यभूति ये उनका पीक या क्लाइमैक्स वाला टाइम पीरियड है। इसके पहले भी हमें उनका थोड़ा सा समय दिखाई देता है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखना है। वर्धन का भी एक बार आप लोग पर्टिकुलर जो है रीजन एक बार यहां पर देख लीजिए कि वर्धन डायनेस्टी स्पेसिफिक कहां पर रूल कर रही थी। तो हमें पता लगता है वर्धन डायनेस्टी की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रहा पूरा का पूरा वर्धन डायनेस्टी का एम्पायर। ये पूरा रीजन है जहां पर हमें दिखाई देता है हर्षवर्धन रूल करते हुए, या फिर जिसे आप पुष्यभूति डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, अब जब हर्षवर्धन रूल कर रहा था, वर्धन डायनेस्टी चल रहा था, तो इसके पैरेलल दक्षिण में भी हमें 2 डायनेस्टीज दिखाई देती हैं। उनके बारे में भी थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं। तो दक्षिण में हमें जो 2 राजवंश दिखाई देते हैं, एक जिसको आप बोलते हैं चालुक्यास एंड द सेकेंड वन जिसे आप बोलते हैं पल्लवास। ये देखिए चालुक्यास का रीन कब से कब तक था? 543 से स्टार्ट होता है, कब तक जाता है? 755 एडी तक। पल्लवास का रीन 575 से लेके कब तक जाता है? 903 एडी तक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्धन डायनेस्टी के पैरेलल साउथ की हमारी क्या हिस्ट्री दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं। इनका स्पेसिफिक अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये रहा आपका स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये रहा आपका लोकेशन। यहां पर है आपके चालुक्यास और यहां पर है आपके पल्लवास। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी। ये आर.एस. शर्मा की चैप्टर वाइज स्टडी नहीं है, लेकिन जब भी आप कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इसी ऑर्डर में, इसी क्रोनोलॉजी में आपको सारे के सारे चैप्टर्स डिस्कस करने पड़ेंगे। एक बार क्विकली करते हैं रिवाइज अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो इस मैप पर हमें डिबेट नहीं करना है, ये जस्ट मैं एक रफ इमेज बना रही हूं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ की हमने शुरुआत कैसे की थी? स्टोन एज, यानी जहाँ से भी हमें इतिहास पता है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं रफ कि 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर अप्रॉक्स हम मानकर चलते हैं लगभग अगर आप देखो 1500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है इसे आप स्टोन एज या पाषाण काल के रूप में जानते हैं। पाषाण काल जो है वो पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, तो पाषाण काल जो है पूरे भारत में अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर हमें नेक्स्ट हमें दिखाई देता है पाषाण काल के बाद से अगला टाइम पीरियड जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें कब से कब तक दिखाई देता है? लगभग 2700 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है इसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक रीजन सिंधु नदी के चारों ओर
बसा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हम वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं। 1500 बीसी से लेकर अप्रॉक्स 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है, इसे हम वैदिक एज के नाम से जानते हैं। वैदिक एज का लोकेशन वैरी करता है। अर्ली वैदिक एरा के जो लोग थे वो सप्त सैंध प्रदेश में थे। लेटर वैदिक एरा के लोग यहां पर आ जाते हैं नदन प्लेन वाले रीजन, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट हमने देखा कि वैदिक एज के बाद आफ्टर 600 बीसी 600 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम बोलते हैं महाजनपद काल। महाजनपद मतलब यहां पर हमें 16 महाजनपद दिखाई देते हैं और इन 16 महाजनपद में से एक मगध जो है वो किस तरह से एम्पायर में कन्वर्ट होता है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब हमें मगध को एम्पायर में कन्वर्ट करते हुए देखना है और 3 डायनेस्टी हर्यंक, शिशुनाग, नंद के बारे में पढ़ना है। प्लस यही वो टाइम पीरियड है जब बुद्धिज्म और जैनिज्म फ्लोरिश्ड होगा मगध में। प्लस यही वो टाइम पीरियड है जब हमें पहले ईरानी अटैक और फिर यूनानी यानी अलेक्जेंडर का इन्वेजन दिखाई देता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में हमें मगध को एम्पायर में कन्वर्ट होते हुए, बुद्धिज्म जैनिज्म को फैलते हुए और कुछ उत्तर पश्चिम भारत से ईरानी और यूनानी अटैक को पढ़ना होगा। ठीक है, आफ्टर 321 बीसी टू 185 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है जब हमें पता लगता है कि स्पेसिफिक मगध जो है अब उसको एक बहुत बड़े एम्पायर में कन्वर्ट होगा। उसको हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सबसे पहले चाणक्य की मदद से लास्ट जो नंद डायनेस्टी का रूलर था उसको रिप्लेस करते। तो पूरा का पूरा जो मौर्यन एम्पायर है उसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले इस पूरे टाइम पीरियड में। अगला जो हमें दिखाई देता है जिसको पोस्ट मौर्यन एरा कहते हैं, सबसे कंफ्यूजिंग जो बच्चों को लगता है, पोस्ट मौर्यन एरा हम मानकर चलते हैं 185 बीसी से लेकर अब 0 के पार चले जाओगे 300 एडी या ईस्वी तक का टाइम पीरियड, इसको हम पोस्ट मौर्यन एरा कहते हैं, मौर्योत्तर काल कहते हैं। और मौर्योत्तर काल में आप पूरे भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जहां पर इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुशांस रूल करते हैं। इंडिया का नदन पार्ट जहां पर हमें कौन दिखाई देते हैं, शुंग, कण्व, चेदी, सातवाहना। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट जिसे आप संगम काल के नाम से जानते हैं, चोल, चेर, पांड्या, इनके बारे में स्टडी करते हैं। इन 500 सालों में भारत के 3 अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पैरेलली हमें दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें दिखाई देता है 300 एडी के बाद वाला टाइम पीरियड, लगभग 547 एडी तक, जिसे आप बोलते हैं गुप्त काल के नाम से जानते हैं। वापस से नदन इंडिया को एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कौन, गुप्ताज। और इनके पैरेलल दक्षिण में दक्कन वाले रीजन में हमें कौन दिखाई देते हैं, वाकाटक्स दिखाई देते हैं। डन। और गुप्ताज के बाद लास्ट हमें दिखाई देता है 600 से लेके लगभग 650 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, जहां पर हमें वर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टी दिखाई देती है। गुप्ताज को रिप्लेस करके आते हैं और वर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टी के पैरेलल हमें यहां पर चालुक्याज और पल्लवाज दिखाई देते हैं। तो ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको 3 स्पेसिफिक टर्म्स थोड़े से बताना चाहूंगी, क्योंकि जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो 3 टर्म्स है ये याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक या फिर इसको प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं, आदि ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एरा, एंड द लास्ट वन ऐतिहासिक या फिर हिस्टोरिक एरा। ये इतिहास को हम डिवाइड करें, कौन से इतिहास को, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जहां से इतिहास की शुरुआत हुई है वहां से 0 और फिर 7th सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड। इस पूरे इतिहास को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई किस बेसिस पे आपने प्राग, आद्य, ऐतिहासिक में डिवाइड किया। तो इतिहास के बारे में जानकारी किस स्रोत से मिली है उस आधार पे हमने इसको डिवाइड किया है। अब इतिहास के बारे में जानकारी आपको 2 ही सोर्सेस से मिलती है ना, या तो उस समय का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला हो, पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो, समझ में आ गया, कुछ भी मिट्टी के बर्तन, आभूषण, खिलौने, कोई भी ऐसी चीजें। ओके, आपने अलग अलग प्रोसेस से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, कार्बन डेटिंग वगैरह से, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, दूसरा लिटरेरी सोर्सेस, यानी कुछ भी उस समय का लिखित साक्ष्य आपको मिले,
उससे आपने प्रिडिक्ट किया कि क्या उस समय की हिस्ट्री हो सकती है। ओके, तो यही दो तरीके होते हैं इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और एंशिएंट हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से उस इतिहास को इतिहासकार ने पूरा लिखा है, प्रिडिक्ट किया है, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और इसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं? स्टोन एज को कवर करते हैं। स्टोन एज में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैलियो, मीजो, नियो प्लस चालको, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण प्लस ताम्र पाषाण। तो ये जो पूरे के पूरे पाषाण काल हैं, इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इस समय के बारे में सारी प्रिडिक्शंस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू की गई है। नेक्स्ट, आद्य ऐतिहासिक टाइम पीरियड या फिर प्रोटो हिस्टोरिक, वो टाइम पीरियड जहां पर आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं, लेकिन या तो हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं है, या दुर्बोध होने के कारण, यानी कि कभी और की बात है, कुछ बहुत समय के बाद उसको कंपाइल किया गया, तो थोड़ा सा आशंका की वजह से हम उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हिस्ट्री को प्रेडिक्ट करने में, तो उसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक टाइम पीरियड। इसके अंदर हम किसे पढ़ते हैं? तो स्टोन एज के बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिखना जानते थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, भाव चित्रात्मक लिपि से वो लोग लिखते थे। आज तक उसको डिसिफर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी जो भी हिस्ट्री है वो अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर ही लिखी है। तो ये लिटरेरी होते हुए आर्कियोलॉजिकल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं गया इसलिए इसको हमने प्रोटो हिस्टोरिक में डाल दिया है। ठीक है, इसी तरह से वैदिक एज है, देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें बोली गई, लेकिन वैदिक एज जो है आपको 1500 बीसी के आसपास दिखाई देता है, लेकिन वैदिक लिटरेचर जो है वो आपको काफी बाद में, लगभग आने वाले 700, 800, 900 साल बाद कंपाइल होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो दोनों टाइम पीरियड है ना, बेसिकली इसको हम किस में पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का ही हम इसमें यूज करें पूरे इतिहास को प्रेडिक्ट करने में। मैक्सिमम बेसिस जो है हमारा यही है। अब आ जाते हैं हिस्टोरिक टाइम पीरियड। आफ्टर 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व के बाद जितना भी समय है, ओके, वहां पर हमें आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी दोनों सोर्सेज मिलते हैं, और इसका हम प्रॉपरली यूज करते हैं इतिहास की जानकारी के लिए। और ये वो टाइम पीरियड है जो फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे जिनको लिखना पढ़ना आता था, ईरानी आएंगे, यूनानी आएंगे, अलेक्जेंडर जब आता है उसके बाद बहुत सारा वहां पे भारतीय इतिहास, भारत के बारे में लिखा जाता है। तो हमने ना केवल हमारे इंडियन सोर्सेज से, बल्कि जो फॉरेन इन्वेडर्स जो आए थे उनके सोर्सेज का भी यूज किया है, उनके लिटरेरी सोर्सेज का यूज किया है हिस्ट्री को प्रिडिक्ट करने में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतिहास का वो चरण, प्राचीन इतिहास का, जहां केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, प्राग ऐतिहासिक, जहां पर आर्कियोलॉजिकल के साथ लिटरेरी है लेकिन हम इसका यूज नहीं करें, इसको आद्य ऐतिहासिक, जहां आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी दोनों अवेलेबल है, इसका यूज भी किया जा रहा है, उसको आप ऐतिहासिक टाइम पीरियड कहते हैं। और ये टाइमलाइन आपको याद रखना होगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली स्टार्टिंग से ही, जहां से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको टाइमलाइन बताया था, BC-AD वाला कंसेप्ट, फिर हमने सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में जाना कि हिस्ट्री को कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। फिर हमने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी डिस्कस की, और एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक एरा में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे सेशंस आने वाले हैं, आगे के जो मेरे लेक्चर्स आप देखेंगे, वहां पर हम इस स्पेसिफिक बुक को खोलेंगे और चैप्टर वाइज मैं इसको स्टडी कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका आपको ब्रीफ इंडेक्स दिखा दूं। इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं यहां पर आएंगे, 1 बाय 1 हम देखेंगे। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, हमें अच्छे से समझते हुए चलना है, और एक बार आप समझ जाओगे हमेशा के लिए आपका झंझट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व हम जानेंगे, फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको कोई फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई एक घटना हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, अब उस इंसिडेंट के बारे में आप तक जो जानकारी आ रही है वो जानकारी किस तरीके की होगी, वो इस पे भी डिपेंड करता है कौन सा पर्सन उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं? हो सकता है कि उस पर्सन का उससे कुछ पॉजिटिव हित हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार उस इंफॉर्मेशन को जो देता है ना, वो अपने सोच के हिसाब से उसमें बदलाव कर देता है। तो हम यही जानेंगे इस चैप्टर में कि जो इतिहास है उसके अलग अलग लेखकों के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कॉलोनियल एरा में जो हमें ब्रिटिश हिस्टोरियंस दिखाई दे रहे थे, उन्होंने किस तरह से इतिहास
को हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल में डिवाइड किया, लेकिन जो हमारे नेशनल हिस्टोरियंस थे उन्होंने फिर उसको प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, कि किस तरह के सोर्सेस से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगा है, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, कॉइन्स है, पोट्री हो गए, जो भी आपके टूल्स हो गए, स्टोन टूल्स वगैरह हो गए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्क्रिप्शन वगैरह भी हम यहाँ पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम देखेंगे कि बहुत सारे उस समय पे राजा महाराजाओं के दरबार की बुक्स हो गई, बहुत सारे हमें वैदिक ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, उनसे भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कई सारे विदेशी आए थे भारत में, वो भी भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिख कर गए हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से इन सारी चीज़ों का मिला जुला कर हमने यूज़ किया है हिस्ट्री को लिखने में। ठीक है, भौगोलिक ढांचा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भाषाई ढांचा, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, मानव का उद्भव और विकास, प्राचीन प्रस्तर युग, ये वही टाइम पीरियड है जिसको हम स्टोन एज के नाम से जान रहे हैं। फिर इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, नवपाषाण के बारे में पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आ जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो क्रोनोलॉजी वही है, बस थोड़ा सा चैप्टर वाइज चीजें अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, यहाँ पर हम ब्रॉन्ज बनाना सीख चुके थे। फिर हम देखते हैं वैदिक एज के बारे में, जिसके बारे में बोल रहा है आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वेद, उत्तरवेद, या फिर अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से 600 BC के बाद किस तरह से जैनिज्म आता है, बुद्धिज्म आता है, उनके पैरेलल जनपद हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। अब वही चीजें आपको मिल रही है, कुछ चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस टाइम पीरियड में 600 BC के पास ईरानी अटैक कर रहे हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा यूनानी अलेक्जेंडर का इन्वेजन होगा। ठीक है, फिर हम मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यंस का पूरा ढांचा पढ़ेंगे। ठीक है, सातवाहनों के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास जो संगम एज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखो पैरेलली हमें चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा सा ना चीजों को ग्राउंड लेवल पर भी जानना होगा कि उस टाइम पीरियड के बारे में तो आप पढ़ेंगे, उस टाइम पीरियड की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर, ये सब भी आपको समझते हुए चलना होगा। ठीक है, फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में, उनका जीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, फिर वही वर्धन डायनेस्टी आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रायद्वीप जो भारत है, दक्कन वाला रीजन, उसमें किस तरह से नए नए राज्यों का उद्भव होता है। दर्शन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फिलॉसफी वाला चैप्टर है। भारत का एशियाई देशों के साथ क्या सांस्कृतिक संबंध था और किस तरह से हम प्राचीन भारत से मध्यकाल की तरफ मूव करेंगे। वो मूवमेंट मतलब एक ही दिन ऐसा नहीं आया था कि आज की डेट है, आज एंशिएंट से मिडिवल स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक मूवमेंट होती है, एक चेंज होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो उस ट्रांजिशन जोन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एंशिएंट से मॉडर्न की तरफ मूव करते, सॉरी एंशिएंट से मिडिवल की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, चैप्टर वाइज जो है इनको हम डिस्कस करने वाले, एक एक चैप्टर करेंगे, किसी को भी हम स्किप नहीं करेंगे, बस इंपॉर्टेंस के बेस पर कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम उतने डेप्थ में लेकर जाएंगे। डन, चलो अब ये थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट हिस्ट्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे नंबर्स की बात कर रही हूँ, या मैं नंबर्स मतलब कितने मार्क्स के हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं, एंशिएंट हिस्ट्री में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहा है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाता है। और इसमें स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 15 to 25 नंबर के हमें क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, वही आप एवरेज मानो, आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब मिला के 5 से 7, 8, 9 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा, ये केवल मैं एंशिएंट की बात कर रही हूँ। दूसरा, अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमारा जो जीएस पेपर 1 है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में कल्चर जो है वो आपका एंशिएंट बेस्ड ही हमें ज़्यादा दिखाई देता है, तो वहाँ से हमें काफ़ी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मार्क्स की मैं बात करूँ तो वही हो जाएगा, 30 to 40 मार्क्स हमारे यहाँ से देखने को मिलते हैं, एक 10 नंबर, एक 15 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आप बुक कवर कर रहे हैं, इस बुक से जो आपको फैक्ट मिलने वाले, जो आपको कंसेप्ट मिलने वाले, अगर आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी वैसे नहीं, डेप्थ में चीजों को, तो आपका प्रीलिम्स मेंस उसका जो ऑलमोस्ट चीजें है ना वो यहाँ से कवर हो जाएंगी। बाकी तो देखो प्रैक्टिस है, रिवीजन है, ये सारी चीजें भी हैं। हम तो यहाँ पर पढ़ाने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लास का पढ़ के सबका सिलेक्शन हो जाता तो कभी कोई बच्चा ऐसा रहता ही नहीं जिसका सिलेक्शन ना हो, सब सिलेक्ट हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लास का मोटिव कि आपको गाइड करना है, आपको
पढ़ना सिखाना, आपको लर्न करना है यहाँ पे। बाकी आपकी कितनी मेहनत है, आपने कितना सेल्फ स्टडी किया, आपने कितना ज्यादा रिवीजन किया, आपने कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, ये आपका एफर्ट है, ठीक है। तो हमारा केवल 10% रोल है, बाकी आपका रोल है। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत मतलब समझने के बाद से इतना काम करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बाकी अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करिए। अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारे आगे के क्लासेस, 1 बाय 1 हम इन चैप्टर्स को देखेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली मिडिवल मॉडर्न पर भी हम जाएंगे। बुक सीरीज के थ्रू हम जो भी बच्चे ऐसे जो 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपके लिए ये क्रूशियल टाइम पीरियड है। अभी से लगोगे तब जाके दिसंबर तक आप प्रिपेयर हो पाओगे, और फिर उसके बाद से नेक्स्ट ईयर आप अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।